अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थैंक यू सो मच। आज के इस वेबिनार का ज़्यादातर मकसद ये है कि जैसे ही कोविड के मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते हैं तो उसके साथ साथ ही कोविड की दोबारा फैलाव शुरू हो जाता है। वही हम तो ये समझ रहे थे कि शायद कोविड पैंडेमिक इज़ ऑफ बट स्टिल इट इज़ रनिंग अराउंड द वर्ल्ड। उसकी क्या वजह है और उसके साथ साथ उसको ख़त्म करने के लिए हमें किन बुनियादों पर सोचना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक ही है कि एक नई वैक्सीन आई है जिसको नेज़ल वैक्सीन कहते हैं, इंट्रानेज़ल वैक्सीन है। मेरे बाद प्रोफेसर मुमताज़ साहब होंगे और उसके बाद हमारे डॉक्टर आमिर इकराम साहब हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं एम्स के अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। क्योंकि नेज़ल म्यूकोसा के अंदर जो मेजल एपिथेलियम होता है उसके अंदर ENT वालों का बहुत रोल होता है। तो आज का ये वो स्टूडेंट है वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में जिसके ऊपर वैक्सीन का पहला तजर्बा किया गया और राउंड अबाउट चाइना और इंडिया ने बहुत सक्सेसफुल किस्म के कामयाब तजर्बात किए और फर्स्ट 2 इंटरनेज़ल वैक्सीन्स आर रिकमेंडेड। पहली वैक्सीन जो है वो चाइना वालों ने रिकमेंड की और उसके बाद इंडिया वालों ने रिकमेंड की। उससे पहले ये बताऊं कि दुनिया में इस वक्त कोरोना की क्या पोजीशन है। अराउंड अबाउट 623.121 5 to 8 ये टोटल इन्फेक्टेड केसेस हैं और डेथ तकरीबन 65 मिलियन के करीब है। मोस्टली रिकवर्ड थे और ये पाकिस्तान का स्टेटस अगर आपको दिखाऊं आप अबाउट 15 मिलियन। प्लीज म्यूट यूर आप सारे लोगों से गुजारिश है कि वो म्यूट कर लें अपने जो ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है आपको बताया कि हमारे यहाँ जो इस वक्त कोरोना की सिचुएशन है वो ये है कि तकरीबन 15 मिलियन के करीब हमारे लोग इन्फेक्टेड हुए। If we compare the number of death in Pakistan and the world, alhamdulillah, ये कम है about 30,000। ये due to maybe our immunity or blessing of the Allah, mostly the people recovered। और उसके बाद अगर हमें आगे दिखाऊं आपको सिचुएशन कि ये डेली वर्ल्ड की क्या सिचुएशन आ रही है, डेली केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में भी देखें कि केसेस जो हैं अगस्त के बाद जुलाई के एंड पे तक ठीक थी पोजीशन, उसके बाद इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान में वर्ल्ड में अगर डेथ का पोजीशन देखूं तो जुलाई में ज़रा कम हुआ था, लेकिन अगस्त में देखूं तो ये दोबारा बढ़ के लेकिन दोबारा ये कम होना शुरू हो गया है। और उसके बाद ये पाकिस्तान में अगर डेथ रेट जो अगर आप देखूं तो उस डेथ रेट के मुताबिक अगर वो करें तो उसका जो आर यू हेयरिंग मी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, एक्सीलेंट। यस सर, यस सर जी आ रही है। मुमताज साहब कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक्चुअली सिग्नल्स आज ड्रॉप हो रहे हैं। हाई कोर्ट आज भी खुला है, सिग्नल्स इस वजह से शायद ड्रॉप हो रहे हैं। जी मैडम, मेरे आपका भी इंतजार सिग्नल्स किया अभी था आए आपकी हैं। इजाजत के बाद जी। अच्छा ऐसा है कि इफ द डेली डेथ नंबर ऑफ पाकिस्तान देखें तो ये राउंड अबाउट नील हो गया था, जीरो हो गया था वेरी लॉन्ग टाइम, 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ देयर वाज नो डेथ रिपोर्टेड इन द पाकिस्तान। लेकिन अब देखें तो इसके बाद अगस्त के अंदर ये दोबारा इसकी पोजीशन आ रही है। व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड्स एंड दुनिया में कितनी डोजेज आई और पाकिस्तान में कितनी डोजेज आई वैक्सीन की? राउंड अबाउट हमारे जो वैक्सीनेशन की कंसंट्रेशन है 59.8% है और 63% वर्ल्ड की पोजीशन है। व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाई द पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट द कोविड वैक्सीन? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसको अक्सर बहुत सारा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान में कल 2 डेथ हुई हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 47 केसेस जो हैं ये इस क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर होते हैं। इट मीन स्टिल अभी कोरोना गया नहीं है, हमें इसके ऊपर इतनी तवज्जो देनी चाहिए। अभी SOPs को हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखें कि दुनिया के अंदर वाई द कोरोना इज स्प्रेडिंग अगेन। जब ये ओमिक्रॉन आया था, ओमिक्रॉन 1 आया था
तो वी कंसीडर्ड कि नहीं, ऐसा है कि दिस इज द नेचुरल इम्यूनिटी, नो डाउट इट वाज द नेचुरल इम्यूनिटी एंड इससे बहुत ही हेल्प हुई। लेकिन जैसे ही ये आरएनए वायरस है, इसकी म्यूटेशन हुई, और म्यूटेशन की वजह आप सबको पता है, हुई आला डॉक्टर, उसकी सबसे बड़ा है कि सुपर स्प्रेड होता है। हमारे जो बहुत बड़े त्यौहार होते हैं उनके अंदर हम इसकी एसओपीज का ख्याल नहीं रखते। तो लेटेस्ट सिचुएशन इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कि ओमिक्रॉन की एक नस्ल है जो 4.6 है। अगर आप देखें ना तो ये ओमिक्रॉन 5 जो था, इस लेवल पे देखें तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन 4.6 अनदर वेरिएंट इज स्प्रेडिंग। ये वेरिएंट जो है काफ़ी ख़तरनाक है, और उससे जो है एज कंपेयर टू जो इसका मदर था ओमिक्रॉन 1, उससे ज़्यादा ये एक सिचुएशन है। लेटेस्ट सिचुएशन है कि लास्ट 2 वीक के अंदर क्या तब्दीलियां आई। स्टिल पूरी दुनिया के अंदर, चाइना के अंदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न है 84% के करीब देखें तो दैट इज द हमारा ये ओमिक्रॉन का BA.5 है। और BA.5 की पोजीशन ये है कि ये जो ACE2 से भी अटैच होता है, लेकिन डायरेक्ट एंट्री भी इसकी म्यूकोजल एपिथेलियम के अंदर होती है। That is why the people are, scientists are thinking, why not we should stop its entry in through the mucosal cell. That is why the introduction of this new vaccine will help us in controlling this situations. अब अगर देखें कि ये क्रॉस कुछ लोगों, कुछ कंट्रीज के अंदर देयर इज डबल म्यूटेशंस, देयर आर डबल इन्फेक्शंस, मोर देन वन वेरिएंट इज, दिस इज वेरी, ये खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह नॉट इन पाकिस्तान। शायद हो सकता है कि हमारे यहाँ स्कैनिंग नहीं होती, हमारे यहाँ पूरी तरह वो लोग टेस्ट नहीं कराते। बाहर के ममालिक में तो अगर किसी को फ्लू होता है तो फौरन कोविड सिर्फ टेस्ट नहीं कराते, बल्कि उनकी स्कैनिंग भी कराते हैं। हमारे यहाँ रवायज कम है, इसलिए भी शायद डाटा नहीं है। हम खुश हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ केसेस नहीं है। आप देखें अनदर सिचुएशन जो तब्दील हुई है पहले कोविड से, जो कोविड वुहान वायरस था और अब जो वायरस आया, इसके अंदर बहुत ही सिचुएशन बहुत ही चेंज है कि बाज़ का आपको रात को सोते हुए गले में खराश होती है और आपको गले में हल्की हल्की सी ड्राइनेस फील होती है। दिस इज द न्यू सिम्टम दैट इज अपेयरिंग विद दिस BA.5। बाकी फिर सोर थ्रोट है, वो ज़्यादा है, हेडेक है, कफ है। और ये सिचुएशन जो है ना, वो बाज़ का कोई सिम्टम ही नहीं होती, थकावट होती है या पेट खराब होता है या कोई सिम्टम नहीं होता, आपको नींद नहीं आ रही होती है, आप जाग रहे होते हैं। तो ये भी आप देखें, वो फीवर वाली सिचुएशन बहुत कम रह गई, थकावट वाली सिचुएशन भी बहुत कम हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये कोविड के नए वेरिएंट्स के हैं। वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड, जैसे इसलिए वजह से हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए अब BA.5 makes up the 88 out of the 10 COVID cases in the world in Pakistan. मैं आपको एक The Omicron variant of COVID-19 keeps morphing to create newer, more contagious subvariants. BA.5 seems to be the most contagious version to date, and it's causing more reinfection in people who already had COVID-19. Researchers are looking for new ways to combat these variants, and one of the most effective methods could be through a nasal vaccine. When you think of vaccines, you probably think of needles and injections. For some people, this can make getting shots like a COVID vaccine seem daunting, but researchers are now working on a nasal COVID vaccine, which would be delivered through the nose instead of through needles and injections. That would make vaccinations quicker, easier, and more accessible, and for some people, less terrifying. A nasal vaccine is exactly what it sounds like. It's one that's applied as a spray or sometimes as drops into the nose. The benefit is that it induces an immune response right there in the nose and in the deeper air passages, so at the point where the virus first enters. An injected vaccine, on the other hand, goes into the muscle and then triggers an immune response all over the body. A nasal vaccine will induce an immune response all over the body too, but it's actually concentrated in the upper respiratory tract where the COVID virus, the SARS-CoV-2 virus enters.
There are already around a dozen nasal COVID vaccines in development and a handful in clinical trials where they're being tested on large groups of people, according to Scientific American. Some of these vaccines have already shown promising results when tested in animals. A nasal vaccine can be administered, I mean, literally practically anywhere. You don't have to have a really, really high clean environment that you do with an injectable vaccine. If you get an injectable COVID vaccine or booster today, you'd need to go to a doctor's office or pharmacy. But a nasal COVID vaccine could potentially be administered at home. It's a pretty simple procedure. It's basically holding the bottle up to your nose and squeezing. You know, it's made to be simple. In addition, nasal vaccine. So this The was Omicron variant of COVID-19 keeps morphing. this was about the introduction of this न्यू कोविड वैक्सीन। इसके ऊपर हमने ये चेंज करना है कि ये बहुत थोड़ी मिकदार में नोज में दी जाती है 0.5 ml, और ये 2 डोजेज में दी जाती है। और इसकी क्या एडवांटेजेस है? एक, वैक्सीन ना लगवाने की वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग नीडल से खौफजदा हैं, या एक बहुत सारी वजह ये भी है कि उससे नीडल के जो वैक्सीन्स है उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होती हैं, क्योंकि वो सिस्टेमिक इफ़ेक्ट आता है। ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से एक नई टर्मिनोलॉजी ईजाद हुई, ट्रिपैनोफोबिया, यानी वो बच्चे बहुत ज़्यादा इससे खौफजदा होते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन भी इससे खौफजदा होती हैं। इसलिए ये नई वैक्सीन को ईजाद किया गया और ये 18 साल से ऊपर 2 डोजेस की शक्ल में आ रही हैं। ये किस तरह काम करती हैं? Nasal vaccines themselves aren't anything new. The Centers for Disease Control and Prevention has approved nasal flu vaccines for use in healthy, non-pregnant people between 2 and 49 years old. The U.S. Food and Drug Administration only approved use for people in that group because they were the only ones enrolled in clinical trials. So if there are all these benefits to nasal vaccines, why haven't we seen more of them? Well, there are a few reasons. First of all, nasal vaccines are a little more challenging to produce since this is a bit more of an unfamiliar route. Developers have to make sure they're safe and effective. Also, there have been some worrying side effects in other nasal vaccines. One nasal flu vaccine that was used in Switzerland in the early 2000s was linked to Bell's palsy, a condition causing sudden weakness in the muscles on half the face. That, unsurprisingly, led developers to shy away from making nasal vaccines. But research into a nasal COVID vaccine is promising. One team at Yale, for example, noted that the mRNA-based nasal vaccines themselves. ये जो वैक्सीन है, इससे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, आप सबके जहनों में आए। वो पहला सवाल तो ये है कि क्या ये इस पैंडेमिक को ख़त्म कर लेगा? दूसरा सवाल आपके जहन में आएगा कि क्या इससे जो नए वेरिएंट्स निकल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ ये काम करेगी? तीसरी बात जो आपके जहन में आ रही है कि ये जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन के खिलाफ जो है, जितने वेरिएंट है हमारे वैक्सीन जो है, वो कितनी इफ़ेक्टिव होगी? और चौथी बात ये है कि ये वैक्सीन कितनी देर तक कारआमद होगी? आपके जहन में और मेरे जहन में ये सवाल नहीं आते, ये बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के जहनों में भी सवाल आते हैं। जब भी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में ये पहला इंट्रोडक्टरी कोर्स हो रहा था, तो ये सवालात थे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, इसकी एफिकेसी क्या होगी, और दूसरे एज ग्रुप के अंदर, मुख्तलिफ एज ग्रुप के अंदर क्या इफेक्ट होगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या इसके जनरेटेड न्यूट्रलाइज या वेरिएंट्स को एंटीबॉडी जो इससे प्रोड्यूस होती हैं वो न्यूट्रलाइज हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। एक पोटेंशियल ऐसा हो गया, वाइल इंटरनेजल वैक्सीन फॉर द कोविड आर पोटेंशियली ग्रेट आंसर फॉर द क्राउडेड एनवायरनमेंट, लेकिन हम जिस तरह हमारे कॉलेजेस हैं, जिस तरह हमारे स्कूल्स हैं, जिस तरह हमारे मिलिट्री कॉलेजेस हैं, जिस तरह हमारे जो रिलीजियस प्रेयर्स हैं, उन इलाकों में क्या ये इंटरनेजल वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है। और इसी तरह इज इट द आंसर फॉर द इन्फेंट्स एंड ओल्डर एडल्ट्स, क्योंकि अभी तक बच्चों में ये इसका ट्रायल नहीं किया गया। क्या ये वैक्सीन सवेयर केसेस के रोकने में कामयाब रहेगी? क्या ये वैक्सीन जो है ये हमारे ट्रांसमिशंस में कम करेगी? अनलाइकली विदाउट सम काइंड ऑफ द साइंटिस्ट एडवांस इन द हैज नॉट
अभी इसके अंदर कुछ कहना बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ट्रांसमिशन को रोकेगी, क्या वायरल चेन को रोकेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इसमें कि आपने वायरल चेन को रोकना होता है, वायरल चेन को तोड़ना होता है, क्योंकि इन्फेक्शियस चेन्स को, ये मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारा इसका जवाब क्या है कि जब भी हमारी कोई वैक्सीन जाती है, जब ये जो वायरस आ रहा होता है क्या करता है, जब हमारे स्किन के अंदर म्यूकस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको डेंड्रेटिक सेल कहते हैं, वो जो डेंड्रेटिक सेल्स हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से एक्टिवेट होके ना टी हेल्पर सेल के जरिए टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। जो टी सेल्स होते हैं वो खुद किलर्स होते हैं, वो नेचुरल किलर सेल को और उसको अफेक्ट करते हैं, और जो बी सेल्स हैं वो प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडी बनाते हैं। यही सिस्टम है कि अगर हम किसी को वैक्सीन देते हैं तो वो हमारे बी सेल को एक्टिवेट करती है, और जब बी सेल को एक्टिवेट करती है तो हमारे, लेकिन जब म्यूटेशन हो रही है तो ये देखें कि म्यूटेशन में जो जो एंटीबॉडी बनी है वो एंटीबॉडी वो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी, यानी जिस वायरस के कुछ एंटीजन के होती है तो उसमें अंदर मिसमैच होती है। यही वजह है कि री इन्फेक्शन हो सकती है। लोग कहते हैं कि जनाब हमने वैक्सीन भी लगवाई फिर भी इन्फेक्शन हुई, तो उसकी एक वजह यह है कि मिसमैचिंग ऑफ द एंटीजन, जो एवोल्यूशन हो रही होती है, जो चेंजेस हो रही होती हैं उसकी वजह से नए वायरस के अंदर। लेकिन क्यों होप क्यों है कि जिन लोगों के वैक्सीन लगती है इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं होती, क्यों कि जहां मिसमैच हो रहा है वहां पे कहीं ना कहीं उसकी साइड पे मैचिंग भी हो रही होती है, कुछ एंटीजन उसके मैच भी कर रहे होते हैं। अगर 100 में से 40 नहीं कर रहे तो 60 जरूर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन आपको सीवियर डिजीज से बचाती है, वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है, वैक्सीन वेंटिलेशन से बचाती है, वेंटिलेटर से बचाती है, और वैक्सीन जो है वो डेथ से बचाती है। ये वो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से आज भी होप क्रिएट की जा रही है कि ये जो नए वेरिएंट्स आए उनके खिलाफ ये मौजूदा वैक्सीन काम करेगी। नेजल वैक्सीन जो है वो 12 मुख्तलिफ कंट्रीज ने डेवलप करना शुरू किए, लेकिन उनमें सबसे पहले जो एक तो जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी वो अब नेजल स्प्रे के जरिए दी जा रही है, और उसके भी अमेरिका में अभी रिसेंटली इसका ऐलान किया गया है कि नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसकी वैक्सीन भी फ्लू मिस्ट के नाम से यूएसए में वो हम, लेकिन यूएसए ने ये जो नेजल वैक्सीन है इसकी मदद की इंडिया में डेवलप करने की, यानी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका ने काम किया इंडिया के साथ मिलके, लेकिन अमेरिका वालों ने खुद फ्लू वैक्सीन पे काम किया। इसी वजह से इसके बाद चाइना ने और पाकिस्तान ने मिल के काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह चाइना में 29,000 लोगों पे ऊपर काम शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के NIH के अंदर भी ये वैक्सीन पिछले साल इसका तजर्बा शुरू हुआ नेजल वैक्सीन का, और ये वही कैंसिनो वैक्सीन है जो ताइजिन जो अपना कंपनी है उसके लिए से पाकिस्तान में सिंगल डोजेस वैक्सीन थी, और अब ये नेजल वैक्सीन जो दुनिया में इजाद हुई है वो 2 डोजेस की है, लेकिन जो पाकिस्तान इजाद कर रहा है बहुत जल्द, आई होप इन 1 or 2 मंथ पाकिस्तान की भी वो कैंसिनो वाली नेजल वैक्सीन जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन चाइना ने इसका बाकायदा रिकमेंडेशन दे दी है और चाइना में इसका काम शुरू हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी वालों ने अमेरिका में इंडिया में हैदराबाद के उनकी जो बायोटेक्नोलॉजी की लैब है उसके अंदर उन्होंने 4,000 वॉलंटियर्स के ऊपर ये काम किया नेजल वैक्सीन का, और उन्होंने देखा कि उसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं है, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम से कम थे। इसकी वजह से उन्होंने इसको अब रिकमेंड कर दिया है, और उसका नाम है इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, आई स्मॉल करके। तो ये उसको पॉपुलेशन को यूज कर रहे हैं, और यही अमेरिका वाले भी सप्लाई कर रहे हैं। अब कि म्यूकोजल वैक्सीन कैन स्टॉप द इन्फेक्टिव ट्रांसमिशन, यस,
कि उसकी वजह ये है कि म्यूकोजल वैक्सीन जब हम देते हैं तो लोकली इफेक्ट करती है। जब वो लोकली इफेक्ट करती है तो हमारे लोकल सेल्स के अंदर जो इम्यूनिटी पैदा करती है, जिसको हम प्राइमरी इम्यूनिटी कहते हैं, वो इम्यूनिटी जो है वो बेटर होती है, इमीडिएट इम्यूनिटी होती है। मैं आगे चल के एक छोटी सी एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको ये एहसास होगा कि ये इम्यूनाइजेशन किस तरह डेवलप करती है इंट्रानेज नोज के अंदर। हमें ये डाटा चूंकि अभी नहीं अवेलेबल, कम से कम डाटा है, जिसकी वजह से लोग रिलेक्टेंट हैं कि किस तरीके से इस वैक्सीन को शुरू किया जाए। जब हमने इंट्रामस्कुलर वैक्सीन शुरू की थी उस जमाने में भी लोग इसके अंदर काफ़ी खदशात का शिकार थे और नहीं उसका वैक्सीन लगवा रहे थे कि वैक्सीन लगाने से कहीं साइड इफ़ेक्ट होगी। लेकिन जैसे जैसे डाटा आता गया उस तरीके से ये डाटा जो है वो इसको हमारे ईमान को बिल्ड करता गया, हमारी उसको यकीन को बिल्ड करता गया कि वैक्सीन इफेक्टिव है। इस वैक्सीन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो फेज 1 था वो एनिमल में स्टडी किया गया और उसके बाद फेज 2 और फेज 3 जो है वो ह्यूमंस के अंदर इफेक्ट किया गया, टेस्ट किया गया, जिसके नतायज जो हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं। Increased effectiveness over time. They especially lack strength in the nasal cavity, mucosa, and respiratory tract, the part of the body where the virus is most likely to cause illness and from which it's most likely to spread to others. The team suggests an approach where, after getting injections of an mRNA vaccine, people follow up with a nasal spray vaccine. This combination showed अब ये promising दोनों results को in mice. इकट्ठा भी दे रहे हैं। Last year, the National Institutes of Health compared delivering the AstraZeneca vaccine to hamsters through the nose versus through the muscle. They found higher levels of antibodies against the COVID-19 virus in the blood when hamsters got the vaccine nasally, decreased effect. ये जो है इम्यूनिटी हमारी दोनों तरह से, क्योंकि हमें पता है ENT वालों को आज मैंने इसलिए इनवाइट किया गया था कि नेजल म्यूकोसा से सार्स कोविड जाता है और ACE2 से को अटैच होके वो एंट्री होती है। कंसेप्ट ये है कि क्या ये वैक्सीन दी जाए जो इसकी एंट्री को रोक दे, और वो एंट्री को किस तरह रोकती है, इसको कहते हैं स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी, कि वो हमारे स्क्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन को स्क्रीट करती है। वो जो स्क्रीटरी IgA है दैट इज मोर प्रोटेक्टिव, इमीडिएटली इफेक्ट, यानी वो कहते हैं ना पहली फौज तैयार हो जाती है जिससे वायरस अटैच ही नहीं हो जाता। जब वायरस अटैच नहीं हो सका वो हो जाएगा तो वायरस हमें वो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर सकेगा। इसी वजह से एक और बात है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन IgA है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार को कम करती है। और देखें काफी कॉन्फिडेंस वायरस से CI से इफेक्ट हुआ कि ये स्पाइक प्रोटीन जो पैदा कर जिससे IgA पैदा होता है, इससे ओमिक्रॉन नेजल एरिया से बॉडी में जाने नहीं जा सकता। और अगर जो दोनों वैक्सीन को मिला के हम इकट्ठा लगाया जाए तो उससे ये होगा कि इम्यूनिटी ना सिर्फ नेजल बेहतर होगी बल्कि हमारी जनरलाइज प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी। ये एक स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से नेजल वैक्सीन को बेहतर तौर पे समझा जा। ये मुसलमान है, साइंसदान है, इसके कुछ जवाबात थे। उसने कहा कि जो जिस तरीके से हम सिंगल डोज वैक्सीन दी जाती है, जो उससे भी देखा गया कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोजा की जो हमारे एनिमल्स के अंदर देखा गया कि उसके अंदर जो है उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई, जिससे वायरस की एंट्री को रोका जा सकता। ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट की अप्रोच है कि अगर हम कंबाइन कर लें कि कम्बिनेशन से हम देखें कि नेजल और उससे, तो हमारे टी सेल भी एक्टिवेट होते हैं और हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन भी एक्टिव होती है, जिससे न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट जो है बेटर हो जाता है। ये मुख्तलिफ जर्मनी वालों ने इसको इफेक्ट वो किया और उनके नतायज के मुताबिक भी देखा गया कि ये जो ओमिक्रॉन की एंट्री थी थ्रू द नोज जो थी वो रिड्यूस होगी, ना सिर्फ रिड्यूस होगी बल्कि ट्रांसमिशन भी बेहतर होगी। अब क्या मसाइल हैं, हर वैक्सीन जब आती है तो उसके बारे में कुछ मसाइल्स होते हैं। उन मसाइल का पहले सबसे बड़ी बात तो ये अभी डाटा नहीं है और उसकी एफिकेसी के बारे में नहीं मालूम, और अभी उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन मुख्तलिफ साइंटिस्ट
माइक्रोबायोलॉजिस्ट या वायरोलॉजिस्ट इसके ऊपर डिटरमाइन कर रही हैं, अभी इसके अंदर कुछ महसूस नहीं है। बहरहाल फिर भी ये बड़ा प्रोमिसिंग इफेक्ट है कि ये हमारे कोविड के अंदर ये एक मिनट की Injectable vaccine- vaccines, nasal ones can be re-engineered to tackle different variants. One key factor that'll need to be worked out is the stability of these nasal vaccines. They need to be delivered widely across the globe, including in rural areas and parts of the developing world where there may not be the necessary refrigeration. That's been a hurdle for the distribution of mRNA vaccines too, though there are ongoing efforts to make them more stable and deliverable. That's why other vaccines, like the one from AstraZeneca, which is stable at room temperature, are sent to more inaccessible regions of the world. If anything, a nasal spray could make getting vaccinated less intimidating to people with an aversion to needles, which could bring us one step closer to tackling the pandemic. I very do easy to think that use. there will be a segment of people who have been reluctant to be vaccinated so far that are more willing to say something that just sprays in their nose and it's over with. Injectable स्टिल क्वेश्चंस, अभी वो सवालों के जवाब जो हैं आगे हम चल के देंगे कि क्या इसकी बूस्टर डोज भी चाहिए या नहीं चाहिए, कितने अरसे के लिए इसका इफेक्ट साबित होता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको हर 3 महीने के बाद नेजल डोज देनी चाहिए, लेकिन नेजल डोज आसान है कि किसी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत भी नहीं है, किसी आपको यानी नीडल की ज़रूरत भी नहीं है, किसी स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। समरी क्या है? समरी ये है कि हर साल 1 लाख लोग मर रहे हैं। क्या अल्लाह ताला इस तरीके से इस दुनिया को ख़त्म कर देगा? अगर हम कोविड को हम कंट्रोल ना कर सके तो 1 लाख लोग जो हैं वो कोविड से हर साल मरते रहेंगे। तो क्या खुदा इस तरीके से इस दुनिया को एंड करेगा? मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। वेयर देयर इज़ ए वेल देयर इज़ ए वे। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा की जिसका कोई शफा ना हो। और सबसे पहले खूबसूरत बात जो आपको बताऊं कि ये है कि इंट्रानेजल वैक्सीन कैन इंटरसेप्ट द वायरस and cause the immune system to combat the virus at the site of virus। यानी साइट उसी जगह से ही आपको चोर को पकड़ लेंगे, चोर को घर में आने ही नहीं देंगे। जब चोर घर में आया तो फिर बंदूकें उठाने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये इफेक्टिव है, उसको उस जगह पे पकड़ेगी जिस जगह पे एंट्री हो रही है। दूसरी बात यह, द इम्यून रिएक्शन आल्सो प्रिवेंट द मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे वो डेंड्रेटिक सेल और वहाँ पे हमारे आरएस सेल, हमारे जो टी सेल्स हैं वो उसके ऊपर इतना इफेक्ट होंगे, जब वायरस एस के अंदर आएगा ही नहीं, एस2 के अंदर आएगा नहीं, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, द नेजल वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इनसाइड द नोज आर कंसीडर्ड वेरी इफेक्टिव। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन और इंजेक्टेड वैक्सीन फेल टू ट्रिगर सच इम्यून रिस्पांस, यानी म्यूकोजल रिस्पांस नहीं होता। म्यूकोजल रिस्पांस का मतलब सवाल ये है कि आईजीए पैदा कम होती है, आईजीजी ज्यादा पैदा होती है, आईजीजी इमीडिएट पैदा होती है और म्यूकोजा के ऊपर जहाँ पे वायरस, अक्सर वायरस म्यूकोजा के जरिए से जाते हैं। चाहे आप देखें जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के वायरस हैं, इसलिए अब वैक्सीन जो है वो इंट्रामस्कुलर से लेके हटा के ज्यादातर लोग नेजल की तरफ जा रहे हैं। इन द केस ऑफ इंजेक्टेड वैक्सीन, म्यूकोजा इन द नोज डिपेंड्स ऑन द इम्यून सेल फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर द प्रोटेक्शन। द इंट्रामस्कुलर वैक्सीन प्रोड्यूस सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी टू फाइट द वायरस, जबकि ये सर्कुलेटिंग है, वो इमीडिएट पैदा होती है। हाउएवर they are not exactly effective in managing the viral entry into the body like the nasal vaccine। और इसके साथ जो है इनकी जो नेजल वैक्सीन है वो इजियर टू एडमिनिस्ट्रेट है। एक बात, आईजीए जो है वो इमीडिएटली प्रोड्यूस होती है, रैपिडली प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू आईजीजी। इसके बाद चीजें नेजल ट्रांसमिशन को रोकती है, ना सिर्फ ट्रांसमिशन नहीं होगी एक पर्सन से, इवन माइल्ड इन्फेक्शन को भी बहुत इफेक्ट होती है। आईजी इज ए बेटर इम्यूनोग्लोबुलिन टू न्यूट्रलाइज, वो जो इमीडिएट वायरस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और उसको अटैच होने में मदद नहीं देती, इसलिए वो प्रोलिफेरेट नहीं होता। बट द एंटीबॉडीज दैट द नेजल वैक्सीन प्रोड्यूसेस मे नॉट, एक जो इसके अंदर का जो पिटफॉल है
कि वो जो IgE लॉन्गर होती है और उस काफी देर तक होती है उसकी प्रोटेक्शन, लेकिन IgE का लेवल फौरन ड्रॉप हो जाता महीना 2 महीने के बाद। इसलिए इसके कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फवायद भी हैं। तो इसका जो एंड रिजल्ट है वो ये है, द वैक्सीन इज सेफ and effective at eliciting a strong immune response in people when use either a primary vaccine. Thank you very much. And now it is over to Professor Mumtaz Saab. Professor Mumtaz Saab. Professor Mumtaz Saab, are you there? Okay, Dr. Amir Ikram ENT, हमारे कैसा सजाद साहब भी ENT के स्पेशलिस्ट हैं, उनको फिर एंड पे आमिर इकराम जी। अस्सलाम वालेकुम, highly respected Professor Mulazim Bukhari Saab and all the participants. Sir, I'm really thankful कि आपने मुझे invite किया और actually मेरी first participation आपकी seminar जो आपका webinar program है, सारे series है इसमें, और in the participant I'm seeing Professor Faisal Bashir from ENT specialist as well. So it is an opportunity to talk here on this forum, and I'm really grateful, especially to you, Sir Bukhari, for giving me this opportunity. And लेकिन सर ज़्यादातर तो मेरा ख्याल आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जिस पे कोई बात की जाए, right from the आपने सारी stats बता दी, कोविड की situation बता दी पाकिस्तान में, globally, and you elaborated almost each and every aspect of the nasal vaccine. और कुछ चीज़ें मैं एक दो अगर इसमें ऐड कर दूं, एक तो सर ये था कि दिस इज माय फर्स्ट, और मुझे अगर आइडिया होता मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली बना लेता तो शायद थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता, तो लेकिन आई विल टेक फ्यू मिनट्स में वर्बली ऐसे ही फिर बात करूंगा। तो सर एक तो म्यूकोजल जो कंपोनेंट है हमारे जो इम्यून सिस्टम का, तो म्यूकोजल कंपोनेंट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। और जो नेजल म्यूकोजा है इसकी, जैसे आपने मेंशन किया, इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है हमारी इम्यूनिटी, ना सिर्फ कोविड की डिजीज में, देयर आर वेरी अदर इन्फेक्शंस, और जो उसमें भी नेजल म्यूकोजा की इम्पोर्टेंस है, कैसे प्रोटेक्टिव एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशन के बगैर भी, हमारा जो नेजल म्यूकोजा की प्रॉपर्टीज हैं सारी। तो grossly, I will just mention that nasal cavity is basically divided into two halves by the septum, and जो mostly जो nasal mucosa का जो part होता है, lateral nasal wall होती है, that is physiologically is very important. Nasal mucosa lower जो half होता है nasal cavity, that is mainly concerned for the respiration, and upper part is for the olfaction. And जो epithelium है, respiratory epithelium सा जो mucosa है, एंड इसके इसमें जो गॉबलेट सेल्स हैं, सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, जिनकी मेनली जो एक्टिविटी होती है म्यूकस की प्रोडक्शन करते हैं, और सीरियस एक्टिविटी भी होती है जो वाटर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बेसिकली म्यूकस होता है, और म्यूकस के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरियोसिडल्स और ऑफेंसेस भी हैं। तो ये बेसिकली देयर एंड देन जो भी जितने भी ऑफेंडिंग एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरियाज एंड वायरसेस, ये उनको ना सिर्फ ट्रैप करते हैं बल्कि बाकी एक्टिविटी से उनका थोड़ी सी एक्टिविटी लो भी हो जाती है, और आफ्टर दैट ट्रैप करने के बाद जो हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम होती है उसको प्रोपेल करती है डाउन इनटू द थ्रोट एंड देन फाइनली इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दैट एक्चुअली एक्सप्लेन सर कि कैसे जो सिम्टम्स हैं इन द केस ऑफ कोविड-19, इस म्यूकोजल बैरियर के साथ कुछ लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और कुछ लोगों में डिजीज होती है माइल्डर होती है। आई थिंक दैट दिस इटसेल्फ एक्सप्लेन कि नेजल म्यूकोजा की सिग्निफिकेंस या कोई भी रेस्पिरेटरी एंड अदर म्यूकोजा की भी सिग्निफिकेंस इस सारी कंडीशन में। तो जहां तक बात नेजल वैक्सीन की है, and the nasal vaccine is not the first vaccine in COVID-19 जो के ट्राई की जा रही है। इससे पहले भी नेजल रूट जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, इट इज वेरी कॉमन रूट ऑफ डिजीज
of drug administration. इसमें advantages इसके ये होते हैं, जैसे हम कोई oral और rectal route से देते हैं तो जो first metabolism effects होते हैं gastric juices के, pancreatic enzymes के, उनको bypass करता है और drug की availability quickly और effectively हो जाती है इस सारे process में. तो nasal vaccines जो COVID-19 में, as you also explained के this is not the first vaccine, not first time the nasal vaccine is tried. इसके अलावा भी mucosal vaccines हैं, जैसे influenza vaccine is already in practice and it is globally recommended, and other vaccines like oral polio vaccine is an also example of the mucosal vaccines के mucosa के level पे ही जैसे हम protection provide करते हैं. And it is, you well mentioned कि it's like a castle, जो हमारा immune system है और जो हमारा mucosa है, nasal mucosa, you can consider it as a gates over the castle. तो हमने उसको gates को close करना है इस vaccine के through, ताकि वहां से entry ना हो सके और आगे further spread ना हो सके. So nasal vaccine is really considered as a new generation of vaccines, and it is considered as a new improved technology जो कि इस disease के खत्म करने में, pandemic के खत्म करने में इंशाल्लाह helpful होगी. Because जो पहले से जो vaccines available थी, जो injectable vaccines थी, उनके साथ you also mentioned that कि उनके साथ जो mucosal sterilization है और mucosal immunity है, उनका वो जो segment था वो उसका effective नहीं था, वो less था, लेकिन systemically वो antibodies और बाकी mechanism के through disease की, उसकी toxicity को, उसकी hospitalization को किसी हद तक prevent कर रही थी, still effective थी no doubt. और लेकिन जो nasal vaccines है, that will prevent organisms की entry into the epithelium, into the circulation को prevent करेगी. और ना सिर्फ इसके जो अभी आजकल जो variants exist कर रहे हैं, but it is postulated and is globally accepted के जितने भी आने वाले new variants भी हैं COVID के, ये उनको hopefully stop कर सकेगी, और that is how inshallah this pandemic will end by this Thank you so vaccine. much, Dr. Amir Ikram, ENT specialist है हमारे, assistant professor हैं. Thank you, sir. डॉक्टर फैसल बशीर हैं मीरपुर के, और डॉक्टर फैसल बशीर, इससे पहले कि मैं डॉक्टर फैसल बशीर को रिक्वेस्ट करूं, हम सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं काजी वासिक साहब को, जो हमारे पीएमए के समाओ के नए प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और हमारे दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का तशक्कुस को भी इम्प्रूव करेंगे और बेहतर करेंगे. काजी साहब, हमारी तरफ से, पूरे फोरम की तरफ से मुबारकबाद. मैं आपको एंड पे सर गुजारिश करूंगा आने की. आप प्रोफेसर फैसल बशीर, प्रोफेसर ऑफ ENT, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मीरपुर. जी सर, ओवर टू यू. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम जी. Thank you so much for inviting me on this forum. I have already attended one seminar on this, and now it's my second one. It's very good, excellent affair. जी जी, डॉक्टर फैसल, आपकी जो आवाज़ है वो म्यूट हो गई है. ओके, इस डॉक्टर फैसल, आपकी आवाज़ म्यूट हो गई है. ओके डॉक्टर, Did you get me? जी जी, ना, Sorry, it was disconnected. बीच में मेरा नेट प्रॉब्लम हो गया था. जी जी जी, थैंक यू सो मच जी. मैंने पहले भी एक सेमिनार अटेंड किया. आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रोफेसर नज़म हुसैन बुखारी साहब. सर, यू इनवाइटेड मी. A very interesting topic. मैं काफी अरसे से इसको फॉलो कर रहा था in literature. All things are absolutely fine, sir. What you have told, what Amir Ikram has discussed, is everything is according to the book and according to the theory, and you can say state of the art के nasal mucosa से absorption होगी, spike proteins IgA बन जाएंगे, that will not allow the virus to attach and replicate and absorb. My concern after studying a lot of literature on this still remains there. मैं अभी तक इनसे दे नहीं सका. मैंने 2-3 जो research organizations थी उनको email भी की. Maybe I get the answer in couple of days. पोस्ट ऑपरेटिव कैविटीज में म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन कैसी होगी,
नेजल पॉलिप्स की सूरत में क्या होगा? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हम पेशेंट्स को ज़ाइनोसिन नेजल स्प्रे देते हैं कि गो एंड डू इट, वो क्या करते हैं, वो ड्रॉप्स डाल देते हैं, उनके गले में चला जाता है, गला खराब हो जाता है। यानी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए विल देयर बी सम टीचिंग मेथोडोलॉजी कि वो कैसे डालनी है। हमारे पेशेंट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में स्पेशली रिमोट एरियाज के हैं, उनको तो ये नेजल स्प्रेज की और नेजल ड्रॉप्स का समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। हम स्टेरॉइडल नेजल स्प्रेज देते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड, समटाइम्स दे पुट इट इन द नोज, समटाइम्स दे पुट इट इन द ईयर, उनको कुछ समझ नहीं आती कि क्या करने जा रहे हैं। तो ये कंसर्न तो बिल्कुल ठीक है सर, कि इंट्रामस्कुलर के मुकाबले में इंट्रानेजल इज एब्सोल्युटली अ न्यू थिंग। न्यू एरा के हिसाब से कोविड के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। टॉपिक वाइज डिस्कशन भी बड़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये हमने ही अडॉप्ट करवानी है लोगों को एज अ ईएनटी स्पेशलिस्ट, एज अ फिजिशियन। और जब हम अपडेटेड होंगे तो लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑप्ट कर सकेंगे। वेदर आप इसको थ्योरेटिकल वे में रखें, रिसर्च बेस्ड रखें, कुछ भी रखें, पर हमें जरूर ऑप्ट करना चाहिए। हमारे रीजन में रिमोट एरियाज तक पहुंचना, वैक्सीनेशन के खतरे, लोगों को डर, उनके जो मिथ्स हैं, वो इसी तरह काबू हो सकते हैं कि हम 5, 10, 15% लोग अगर सामने सामने नेजल वैक्सीन लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल ऑप्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे 10, 12, 15 उनको देख के उसको कर लेंगे। हमारे यहाँ एक भेड़ चाल भी चलती है ना, उस पर भी लोग बड़े खुश होते हैं। पर मेरा कंसर्न अभी तक सिर्फ यही रहेगा कि पेशेंट हैविंग अ नेजल पॉलिप्स, उसका क्या बनेगा, हम उसको कैसे डील करेंगे। पेशेंट हैविंग नेजल पैथोलॉजीज, उनमें हम क्या रिकमेंड करने जा रहे हैं, डोजेज डबल कर रहे हैं, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर रहे हैं। पोस्ट ऑपरेटिव नेजल कैविटी स्पेशली फेस की, जिसमें काफी म्यूकोजा जो है हम रिमूव कर देते हैं, एंड व्हेन वी वेट फॉर हीलिंग, समटाइम इट टेक्स मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के हील करे म्यूकोजा, फिर क्या होगा। इस तरह के पेशेंट्स के लिए हमारी लिमिटेशंस क्या होंगी, वो स्टिल लिटरेचर पे लैग करता है। लेकिन वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे सर एब्सोल्युटली एक्सीलेंट वन। जो डाटा आपने प्रेजेंट किया, जो मेथोडोलॉजी आपने प्रेजेंट की, इससे कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है इसके ऊपर। दैट्स एन एक्सीलेंट रूट टू अडॉप्ट। चौथा जो क्वेश्चन मेरा कंसर्न है फ्यूचर में इसको काफी हमें डिस्कशन और इसकी, जी बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल जी एक लास्ट मेरा जो इसमें एक और कंसर्न ये है कि नेजल म्यूकोजा में भी कौन सा पोर्शन, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, किस जगह पे जा रहे हैं, वो मुझे एक लिटरेचर तो मिला है, पर भी उतना ज्यादा क्लियर नहीं था, वरना मैं इस पर और लंबी डिस्कशन करूँ एज अ ईएनटी स्पेशलिस्ट। पर मैंने उनको भी क्वेरी की है कि आप नेोज का वो पोर्शन जहाँ ऑल्फैक्टिव एपिथेलियम है वो वाला, टर्बिनेट्स का रीजन इन लैटरल वॉल, सेप्टम का म्यूकोजा, कौन सा म्यूकोजा जो है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा और कितनी कंसंट्रेशन में करेगा और कितनी देर में, क्योंकि हमें तो आईजीए प्रोड्यूस करवाना है, स्पाइक्स, एंटी स्पाइक आईजीए, वो किस रीजन में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और वहां से तो ये मेरे 3-4 कंसर्न्स हैं, बट रेस्ट ऑफ थिंग्स आर फाइन सर। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी देर में दूंगा आपको, मैं उससे डॉक्टर इसका जवाब में देता हूँ। डॉक्टर गुलाम रसूल, डॉक्टर प्रोफेसर गुलाम सरवर फ्रॉम बलोचिस्तान, जी सर। Sir, Assalamu alaikum, sir. Thank you, my teacher. We all are teacher, but you are our teacher, teacher of teachers. Thank you, Thank you. Sir, this virus is a RNA virus and it has a capacity for the variants, and it is through oral respiratory system. I think it will be like that influenza virus. Every year or every season we have to again do this nasal spray again. सर क्या कहा आपने? मैंने कहा कि सर ये आरएनए वायरस है, इसमें वेरिएशन भी है और रेस्पिरेटरी उसके थ्रू है। क्या इसके लिए इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह हर सीजन में हर दफा इसकी जरूरत पड़ेगी और नया वेरिएंट बनेगा वायरस का, वैक्सीन का, या यही चलेगा? देखिए, आप प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं और प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बहुत सारे भी बैठे हैं, मुझसे ज्यादा जान लेते हैं, क्योंकि आरएनए वायरस जो है ये बड़ा रैपिडली, ये जरा इसकी म्यूटेशन स्लो है एज कंपेयर टू इन्फ्लुएंजा वायरस। देखें, हमें वैक्सीन तब्दील नहीं की जा रही, वैक्सीन के अंदर उसके कंपोनेंट को डाला जा रहा है, जब पे इन्फ्लुएंजा वायरस टोटल अपने आप को चेंज कर देता है। अगर ये कोविड अपने आप को तब्दील कर गया तो ये फिर SARS-CoV-3 हो जाएगा। इसलिए फिलहाल इसकी जो म्यूटेशन की जो नंबर ऑफ म्यूटेशन है लेकिन वेरी स्लो है, पूरे 1 महीने में जाके एक म्यूटेशन होती है। लेकिन चूंकि आबादी बढ़ चुकी है सुपर स्प्रेड की वजह से, जब सुपर स्प्रेड की वजह आती है तो बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे BA.4.6 मैंने कहा, ये एक नया वेरिएंट आया है, लेकिन जल्दी इसकी इम्यूनिटी कम हो गई है। जैसे डॉक्टर आमिर इकराम ने कहा, डॉक्टर फैसल ने कहा कि अब नंबर ऑफ वेरिएशन तो आ रही है,
लेकिन उसके अंदर इम्यूनिटी हम बेहतर होने की वजह से ज्यादा बर्डन नहीं आ रहा। इसी वजह से ये इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह तब्दील नहीं होगा, ये अपने हिसाब से तब्दील है, लेकिन इसको तब्दील होने में, कंप्लीट तब्दील होने में 10 साल मजीद लगेंगे, जब हम इसको SARS-CoV-2 कहेंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्रोफेसर गुलाम सरवर? Thank you, sir. So nice of you. जी, Thanks. प्रोफेसर हमारे ENT के और भी हमारे PMA के दोस्त बैठे हैं, कैसर सज्जाद साहब, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, यू आर कैसर भाई? जी जी, थैंक यू वेरी मच मुलाजिम साहब, very good, excellent presentation, Mulazim Saab, and thank you very much for have been conducting the PMA webinar every week. The actual what you have discussed, you have presented, I think everything we have covered, and Dr. Amir and Faisal added the important part of this topic. I think I just add a few things that that the data which is till now it is compiled is not favoring the efficacy of the nasal vaccine. It is still going on, and hopefully that in coming days or coming months we have this convenient vaccine which can be accepted, I think, to everybody, and there is only a people that they category of people have some bitter taste in their throat. For that they will refuse. Otherwise it will be very supporting to all the categories like older, middle, young people, even children, to use this vaccine instead of the intramuscular. And there is also the scientist is working on the intradermal vaccine also. But I think this intranasal vaccine will be very helpful. Only the data is, if the data is supporting, till now its data is not supporting. Hopefully it will support in coming days. And there is some, what I come to know, that there is the people who are not supporting to this vaccine because of any reason, for funding or something. But I hope that in coming days it will be the best vaccine or best route of vaccine for coronavirus, if the data supports for the efficacy of these vaccines. Thank you very much, Mulazim. Thank you. Dr. Zujaija, Professor Zujaija, you are there from Dr. Zujaija. Professor, can you comment something? Professor Zujaija? जी मैडम। Okay, over to you, Qazi Saab. Can you give a few minutes about your Samao as a holding the post of president? Thank you, Mulazim Saab. Samao to ab दायरे के is over. आज का टॉपिक आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चूज किया, and it was excellent presentation by you, और काफी आपने इंटरनेशनल डेटा शेयर किया। मेरे एक दो क्वेरीज हैं, जैसे कि हमारे ENT के साथियों ने बताया कि इसमें कुछ इश्यूज हैं नेजल वैक्सीन के हवाले से। तो पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ये नेजल वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई है, जैसे कि आप बता रहे थे कि NIH ने डेवलप कर ली है और पाकिस्तान में जल्द ही अवेलेबल होगी। नंबर 2,
क्या ये नेजल ड्रॉप्स की सूरत में होगी या स्प्रे की सूरत में, क्योंकि गुफ्तगू से ये अंदाजा हुआ कि नेजल स्प्रे जो है वो बेहतर रहेगा बनिस्बत नेजल ड्रॉप्स की। तीसरी बात ये कि जो डेटा आपने दिया है उसके मुताबिक जो अभी तक स्टडीज हुई हैं वो 2 साल की उम्र से लेके 49 साल 49 इयर्स की एज तक का डेटा अवेलेबल है। इसका मतलब ये कि ये बच्चों के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन हो सकती है। और तीसरी बात ये कि ये जो हमारे मजहबी जो सेगमेंट है हमारी कम्युनिटी का, ये तो हर किस्म की वैक्सीन के खिलाफ हैं और एंटी वैक्सर्स का ये बहुत बड़ा ग्रुप है। तो यकीनन एक बात तो तय है कि ये जो कोविड-19 है ये खत्म होने वाला नहीं है। इट विल keep coming back and we have to live with it। और उसके लिए अगर ये नेजल स्प्रे वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छी वैक्सीन होगी जो कि इजीली जो है इसको दिया जा सकेगा। और अगर ये 3 महीने बाद जरूरत पड़ती है तो जो जैसे ही कोई नई एपिसोड्स या वो होती हैं तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी आप सबका शुक्रिया। आई थिंक ENT के हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छी बातें की और मुलाजिम साहब थैंक यू वेरी मच। आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और गवर्नमेंट शायद इसको इंपोर्ट करे, लेकिन हमारे NIH वाले एक्सपेक्टेड है कि 1-2 माह के अंदर इसको अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये ड्रॉप की शक्ल में नहीं है, नेजल स्प्रे की शक्ल में। तीसरी बात जो वो ENT वालों ने प्रोफेसर फैसल बशीर ने सवाल किया था कि सबसे ज्यादा पोस्टीरियर सेप्टम के अंदर पोस्टीरियर नोज जो म्यूकोजल वाल है वहां पे रिच म्यूकोजा होता है और फ्रेश म्यूकोजा होता है, वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, वहां पे IgA ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसलिए जब स्प्रे दिया जाता है तो कोशिश की जाती है कि नोज के ऊपर तक पहुंच जाए। आपने उस डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखा कि नोज को ऊपर जाके लेटरल और मीडियल साइड से ऊपर लेके उसको स्प्रे किया जाता है। चौथा सवाल का जवाब ये है कि ये बिल्कुल इजी है, हर 3 महीने दी जा सकती है और इसके लिए जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके साथ भी अगर हमारे जो इस तरह की हमारे वीकली मीटिंग करते हैं कोई ना कोई हमारा पैगाम मिलता रहता है तो इंशाल्लाह हम इस पे भी काबू पा लेंगे। हमारी जो पिछले साल ये क्योंकि 48 हैं मीटिंग्स हैं, प्रोफेसर सलमा कुंदी यहाँ मौजूद है, इसलिए हमने इसको सिल्वर जुबली इसलिए कहा कि 1248 हम साल मुकम्मल कर चुके हैं, साल काफ़ी मुकम्मल कर चुके थे, तो इसलिए हमने पिछले साल जुलाई में शुरू किया। और मेरे ख्याल में जैसे आगा साहब अभी कह रहे थे कि आपने इस फोरम पे बहुत सारे कोरोना और दूसरे चीज़ों को आपने हाईलाइट किया, तो हमारी इस कोशिश से हो सकता है कि हमारी ये एक्टिविटी बेहतर हो सके। If there is no more question, if anybody asks the question, I can Professor Salma Kundi, can you conclude today's session? Thank you so much, Professor Mulazim Saab. I'm so sorry I joined late. यहाँ एबटाबाद में मेरे घर के इलाके में नेट इश्यूज थे आज। Probably सुना है आज हाई कोर्ट भी खुला है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो कभी नेट ऑन होता है कभी ऑफ होता है। अल्लाह मुल्क की खैर करे। I congratulate you, Professor Mulazim Saab, and my PMA brothers. कैसर सज्जाद साहब एंड काजी वासिक साहब, क्योंकि हमारा 1 साल से ज्यादा हो गया 14 months of this webinar and it is the 48th today। बीच में हमने कुछ मिस किए थे क्योंकि आप जियारत के लिए गए थे मुलाजिम साहब, फिर PMA की कुछ एक्टिविटीज थी, वरना हम बहुत आगे होते। एनीवे हम अपनी 100 सेशन को सेलिब्रेट करेंगे इन अ बिफिटिंग मैनर इंशाल्लाह ताला। ये तो कारवान चल रहा है एंड आई एम सो हैप्पी कि बहुत लोग इससे मुस्तफीद होते हैं। संडे को टाइम निकालना भी मुश्किल होता है, लेकिन वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। मुलाजिम साहब, एज यूजुअल यू वर एक्सीलेंट टुडे। काजी साहब ने कुछ एलाबोरेट नहीं किया, यहाँ पे मैं उनको PMA के फोरम से मुबारकी दे रही हूँ, फिर आप सब डॉक्टर साहबान की तरफ से भी, क्योंकि
ये हमारे पीएमए के ट्रेजरर हैं। लेकिन जो हुआ है पिछले हफ्ते, ये हमारा सिमाओ जो है, कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस ऑफ एशिया एंड ओशियानिया, जिसमें सब एशियन कंट्रीज हैं जो कि WMA की मेंबर्स हैं, उनका अलग ये कन्फेडरेशन बना है। तो काजी साहब हमारे पाकिस्तान की तरफ से उसके प्रेसिडेंट बने हैं माशाल्लाह, एंड ही विल डू अ वंडरफुल जॉब सिमाओ को और हमारे पीएमए को स्ट्रेंथन करेंगे। पिछले साल भी हमारे डॉक्टर कैसर सज्जाद की एफर्ट से पहले वेस्ट चाइनीज वैक्सीन को घास नहीं डाल रहा था, इनकी एफर्ट से दे हैड टू एक्सेप्ट द चाइनीज वैक्सीन, क्योंकि हमारे लोग फिर फाइजर की लगा के जाते थे, उनको वीजा नहीं देते थे, पासपोर्ट में एंट्री नहीं देते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एफर्ट से ये हो गया। तो पीएम में अपने काम में उलझा रहता है, गवर्नमेंट के साथ और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के साथ पार्लेज होती रहती है। समाओ में हमारा कोई आ गया तो इंशाल्लाह ताला हम अपने इलाके को और स्ट्रेंथन करेंगे। जहां तक ये नेजल ड्रॉप्स का मामला है, तो हमने तो पाकिस्तान में ज्यादा रिसर्च नहीं की। आई थिंक इस फोरम से अभी हमें रिसर्च एक्टिविटीज को भी स्ट्रेंथन करना है। मैं 2-3 लोगों को जानती हूँ जिनको कोरोना नहीं हुआ, और थोड़ी सी इंक्वायरी मुझे के भी बाद हुआ मुझे पता मैडम, एक चला। मुझे भी नहीं हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप हमें फिर नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपका डाइट चार्ट क्या होता है। लेट्स वर्क ऑन दैट। लेकिन जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो कहते हैं कि हम नाक में रोजाना 1 कतरा जैतून का तेल डालते हैं। किसी और वजूहात की बिना पे वो डालते थे। एक की एलर्जी खत्म हो गई थी, दूसरे का पता नहीं क्या मसला था। Somehow they have not got corona, alhamdulillah. Let's look into it. मे बी ये जो नेजल ड्रॉप्स हैं, अगर हम उस वैक्सीन के बजाय जैतून के तेल पे भी आ जाएं, अगर लेकिन वी मैडम ये हैव नजर टू। आ जाए ना, ये मेरे हाथ में ये नजर आ जाए, क्या है हाथ में ये? कलवंजी ये मैं दिन में 2 दफा लेता हूँ अभी भी, शायद आपके, शायद इसी वजह से। जिंदाबाद। ये तो हदीस शरीफ में भी है, काले दानों को दुआ है। तो आई डोंट नो वो नाम कलवंजी है या इट कैन बी एनी काला दाना which can be chia seeds or one of those seeds, लेकिन सारी दुनिया कलवंजी कहती है तो यही होगा। So let's work on it. Let's look more into it. So let's have this culture of research and thinking. And Allah bless Pakistan, Allah bless PMA, Allah bless our doctor community, and Allah bless all of us. Thank you so very much. बिल्कुल, Have हमारी a भी very दुआएं। nice day. इसको इस फोरम को अल्लाह ताला कामयाब करे। कुछ 25-30 तो लोग तो परमानेंट है, जिसमें मेरे हाँ बड़े जी, सीनियर दोस्त भी बैठे हैं। तो ये तो हम परमानेंट, कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। डॉक्टर रिमशा, थैंक यू वेरी मच। आप एक एज ए स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे लिंक से हमें देखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम रिसर्च के ऊपर भी पूरा, बल्कि हम एक मैडम कोर्स कर रहे हैं, 3 माह की सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने देखा कि उसके ऊपर मैंने जैसे ही 4 बजे उसको यानी कि सोशल मीडिया पे वायरल किया, तो विद इन ए 4 आवर हमारे जो 50 की पोस्ट वो थी, कैपेसिटी थी, वो फिल हो गई, 150 हो गए। 14 कंट्री से उन्होंने वो किया। तो ये इंशाल्लाह हम इस फोरम के ऊपर उस रिसर्च को भी एक्टिवेट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इस तरह से मिलके हम जो कुछ भी हमारी आवाज़ जिस तरह पहुंचेगी उस इंस्टा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट, आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद, वुमेन मेडिकल कॉलेज एबटाबाद, और मेन जो इसका हमारा हेड है पाकिस्तान, हमारी जो PMA है, और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजियोलॉजी। ये हमारे परमानेंट, हमारे वो अपना ये जो कोरेस्पॉन्डिंग्स हैं, कोलैबोरेटर हैं। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम। वेरी आमीन। वेरी अल्लाह इंपॉर्टेंट हाफिज, टॉपिक अल्लाह मैडम, हाफिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट टाइम। वो ऐसा है Okay. कि बहुत अहम टॉपिक है। और वो जो हमारे यहाँ अबॉर्शन का कंसेप्ट है, या इलीगल अबॉर्शन या मेडिकल अबॉर्शन, इसके ऊपर हम एक WHO की खातून है, प्रोफेसर हैं, उनसे मैं टाइम लेते हुए बड़ा कामयाब हो गया हूँ। पिछले 1 महीने से लगा हुआ था। तो शी हैज़ ऑनर्ड द टाइम, लेकिन हो सकता है हम उसका टाइम आगे पीछे करना पड़े। तो डोंट मिस नेक्स्ट कमिंग सेशन। पता नहीं जिंदगी का क्या सिलसिला होता है, लेकिन इंशाल्लाह जिंदा रहे। डॉक्टर मुबशर इफ्तिखार इज हेल्पिंग अस इन कंडक्टिंग दिस रिसर्च। डॉक्टर मुबशर इज आल्सो देयर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुबशर कि आप हमारे इस रिसर्च की एक्टिविटी के लिए
हमारे रूह रवा हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हम हाफिज। आपकी वालदा अल्लाह को अल्लाह हाफिज। ताला शफा दे, अल्लाह ताला आपके जो वालदा आमीन को लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन आमीन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।